हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ द लेसन फेडरलिज्म। जैसे कि हमने प्रीवियस दो सेशन में हमने कर लिया था कि व्हाट इज फेडरलिज्म, हाउ वी कैन से दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। अभी आगे हम करेंगे कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है उसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से प्रिंसिपल्स अपनाए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इंडिया में फेडरलिज्म है उसे कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो देखते हैं, देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन अ कंट्री। को किसी भी कंट्री में अगर हमें फेडरलिज्म को सक्सेस बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का होना बहुत जरूरी है, मतलब वो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट द रियल सक्सेस फॉर फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अभी हमारे इंडिया है, उस हमारी कंट्री का नेचर कैसा है, इट इज अ डेमोक्रेसी। ओके, हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसके द्वारा ही हम जो है इंडिया में फेडरलिज्म को क्या कर सकते हैं, सक्सेस बना सकते हैं। अभी इसको सक्सेस बनाने के लिए इंडिया ने कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई थी। सबसे पहले आता है हमारी लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी मतलब इंडिया के कुछ स्टेट्स है, सॉरी नॉट लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। जब इंडिया जो है वो आजाद हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारे राइट्स हुए थे, बहुत दंगा फसाद हुआ था, बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ जो स्टेट्स थे उन्होंने क्या डिमांड रखी कि हमें क्या करना है, एक लैंग्वेज के आधार पर हमारा जो स्टेट है वो अलग से होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स मिल गए थे इंडिया में। तो स्टेट्स एक स्टेट बाउंड्री भी रिकॉग्नाइज करनी थी। तो इसके लिए कौन सी पॉलिसी अपनाई गई, लिंग्विस्टिक स्टेट वाली पॉलिसी अपनाई गई। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब क्या होता है, क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज के आधार पर जब हम स्टेट्स बनाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अभी आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो लिंग्विस्टिक है, जैसे कि पंजाब है, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, गुजरात है गुजराती बोलते हैं, वहां पे महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, ठीक है ना, गोवा है और आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, ये सभी क्या है, इट इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज। वेस्ट बंगाल है जहाँ पे बंगाली भाषा बोली जाती है। तो ये हमारे क्या है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स है, क्योंकि इन स्टेट्स को किस आधार पर बनाया गया है, ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। अभी जब लिंग्विस्टिक स्टेट की बात होती है तो दिस वाज, ये ऐसा क्यों किया गया था, बिकॉज दिस वाज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। कि जो एक ही भाषा के बोलने वाले लोग हैं, जो सेम लैंग्वेज के लोग हैं, वो एक ही स्टेट में रह सके और अपनी जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट भी कर सके, और एक रीजनल डाइवर्सिटी जो है उसको देखते हुए और इस चीज को भी देखते हुए कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। देखो पहले क्या था, जब लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पर स्टेट को बांटा गया था, जब ये मुद्दा उठा था, और सबसे पहले जो हमारा लिंग्विस्टिक आधार पर जो स्टेट बना था वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट था, आंध्र प्रदेश। 1953 में पोटी श्रीरामुलु जो थे, श्रीरामुलु, उनके मतलब उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था कि आंध्र प्रदेश जो है उसे एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया जाए, इसे एक लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाया जाए। और ये कब हुआ था, 1953 में हुआ था। तो इस टाइम पे मतलब जब इस बात को रखा गया कि स्टेट को लिंग्विस्टिक आधार पर बांटना है, तो हमारे जो लीडर्स थे वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे, फियर थे। क्यों फियर थे, बिकॉज 1947 में उन्होंने जो दंगे फसाद देखे थे, उनको लगा कि अगर हम लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बांटेंगे तो यही राइट्स जो है बहुत ज्यादा फैल जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। हमारे जो लिंग्विस्टिक्स के बेस पर जब हमने स्टेट्स को डिवाइड किया है तो ये हमारा बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। इसने हमारे जो फेडरलिज्म सिस्टम है उसको सक्सेस बनाया है। अभी देखो सभी के सभी स्टेट्स जो है वो सेम लैंग्वेज के स्टेट्स नहीं है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको बनाया गया है ऑन बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी। ठीक है, हमारा जो जियोग्राफिकल फिजिकल है,
ठीक है, उसको उसके आधार पर या फिर कल्चर के आधार पर या फिर उनकी जो एथनिक कंपोजिशन है उसके आधार पर स्टेट्स को हमने क्या किया है, बांटा गया है। अभी देखो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पहले एक ही स्टेट था, जब तो उत्तराखंड को अलग क्यों किया गया है, बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफी, क्योंकि उत्तराखंड का एरिया है वो पहाड़ी इलाका है, तो इसीलिए उत्तराखंड को और उत्तर प्रदेश जो था वो एक मैदानी इलाका है, तो दैट्स व्हाई उसको क्या किया था, एक फिजिकल डिवीजन के आधार पर उस स्टेट्स को बांटा गया था। अगर हम कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमारे जो स्टेट्स है वो आ जाते हैं, जैसे कि झारखंड है, ठीक है, नागालैंड है, और ये जो स्टेट्स है ये हमारे इस आधार पर बांटे गए हैं। हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो भी फिजिकल डिवीजन के कारण या फिर उनकी एथनिटी है या ज्योग्राफी है उसके आधार पर उनको बांटा गया है। अभी देखो ये जो स्टेट है, जो लिंग्विस्टिक स्टेट है, इसके आधार पर जब स्टेट का बंटवारा किया था तो इसके लिए एक फैजल कमीशन का गठन किया गया था, किसके अध्यक्षता में, फैजल अली की अध्यक्षता में, जिसे फैजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है, और इस आयोग की स्थापना की गई थी 1956 में। ये एनटीएससी के एग्जाम्स में आ जाता है ये क्वेश्चन, और इसके लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी हम इसे कहते हैं। तो सबसे पहले इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है, सबसे पहले हमारा आ जाता है लिंग्विस्टिक स्टेट, जो कि हमारा बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। उसके बाद आ जाती है हमारी इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी, मतलब जो हमारी लैंग्वेज है। अभी इंडिया की जो लैंग्वेज पॉलिसी है वो क्या कहती है, नो नेशनल लैंग्वेज, कि हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था उस टाइम पे ये मुद्दा उठा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए, हिंदी को प्रमोट किया जाना चाहिए, बट हमारे कुछ स्टेट्स है जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, जो हिंदी नहीं बोलते, नहीं वो हिंदी समझ पाते थे उस टाइम पे, तो उन स्टेट्स ने ये इश्यू रेज किया था। तो उसके कारण क्या हुआ कि कोई भी लैंग्वेज को हमने नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया। इसके अलावा हमने रखा है शेड्यूल्ड लैंग्वेज, और हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी है, 22 लैंग्वेजेस है जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज के अंतर्गत रखा गया है। मतलब स्टेट जो है अपनी मर्जी से अपनी जो लैंग्वेज है उस स्टेट की, जैसे लैंग्वेज है, जैसे महाराष्ट्र की मराठी है, पंजाब की पंजाबी है, तो पंजाबी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं विद हिंदी एंड इंग्लिश। अभी देखो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हमारी हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश को क्या माना गया था कि ये दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी डिमांड की थी हमारे सदर्न स्टेट्स ने। अभी देखो स्प्रेड ऑफ हिंदी विद कॉशियस अप्रोच, ये भी हमारी लैंग्वेज पॉलिसी में आता है। हमारी लैंग्वेज पॉलिसी क्या कह रही थी कि द यूज ऑफ इंग्लिश विल अंटिल 1965, कि 1965 तक ही हम किसका यूज करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करेंगे एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, और फिर हम किसको प्रमोट करेंगे, हिंदी को प्रमोट करेंगे एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। बट नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है ये, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने कौन सी लैंग्वेज की डिमांड की, इंग्लिश लैंग्वेज की। मतलब 1965 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि 1965 तक हम हिंदी और इंग्लिश बोथ को एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करेंगे, बाद में हम किसको प्रमोट करेंगे, हिंदी को प्रमोट करेंगे। बट जो है हमारे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तो तमिलनाडु में तो लैंग्वेज को लेकर बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट हो गया था, तो इसीलिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एग्री हो गई थी टू कंटिन्यू बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। इसीलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी और इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू करने पर सहमति जता दी थी। अभी ये तो हो गई हमारी लैंग्वेज पॉलिसी। उसके बाद हमारा आ जाता है सेंटर स्टेट रिलेशन। अभी ये देखो सेंटर और स्टेट रिलेशन होगा, क्योंकि फेडरलिज्म क्या है,
फेडरलिज्म मतलब मोर देन वन टीयर सिस्टम, मतलब या तो 2 टीयर होना चाहिए गवर्नमेंट का या मोर देन 2 टीयर सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट का। बट क्या था सेंटर स्टेट रिलेशन की अगर हम इनिशियली बात करते हैं तो स्टार्टिंग में इंडिया में ओनली एक ही पार्टी थी जो रूल करती थी बोथ गवर्नमेंट, ठीक है ना, वो एक ही पार्टी सिस्टम था। स्टेट गवर्नमेंट में भी वही पार्टी थी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वही पार्टी थी। आपको पता होगा हमारी जो सबसे पुरानी जो पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पार्टी है, वो कौन सी है? कांग्रेस, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसने रूल किया है काफी लंबे समय तक। एक पार्टी सिस्टम इंडिया में बना रहा और जिसके कारण इट लिमिटेड द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज देयर पावर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका बोलबाला रहा है किसके ऊपर? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने राइट्स जो है उनको एक्सरसाइज नहीं कर पाई। बट आफ्टर 1990 के बाद धीरे धीरे क्या है, बहुत सारी रीजनल पार्टीज है वो सेटअप होने स्टार्ट हो गई, ठीक है। राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, रीजनल पार्टीज का मतलब होता है क्षेत्रीय पॉलिटिकल जो पार्टी होती है, जैसे कि हरियाणा में इनेलो है, तो ये कैसी पार्टी है? ये रीजनल पार्टी है। अभी रीजनल पार्टी के आने के बाद जो वन पार्टी सिस्टम था वो क्या हो गया था, बहुत ही उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि कोई भी एक पार्टी जो है वो अपनी मतलब गवर्नमेंट नहीं बना पाई। बहुत सारी पार्टीज मिलकर क्या करती थी, गवर्नमेंट बनाती थी, जीतती थी, तो उसको हम बोलेंगे कोलिशन गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है गठबंधन की सरकार, ठीक है। जब कोई भी एक पार्टी बहुमत से नहीं जीतती है तो वो क्या करती है, दूसरी पार्टीज के साथ गठबंधन करती है, तो हम उसे क्या कहेंगे? कोलिशन गवर्नमेंट कहेंगे। और ये किसके कारण हुआ है? रीजनल पार्टीज के डेवलपमेंट के कारण। अभी इसके बाद क्या हुआ है? डेवलपमेंट ऑफ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है ना। इससे हमारे जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन में बहुत ज्यादा सुधार आया है। अभी सेंटर गवर्नमेंट जो है वो डोमिनेट नहीं कर पाती थी स्टेट गवर्नमेंट को, जिसके कारण पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर डेवलप हुआ है। अभी ये पावर शेयरिंग का जो एक नया कॉन्सेप्ट हमें इंडिया में देखने को मिलता है, जिसे हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में पहले 2 ही गवर्नमेंट को ज्यादा वो थी, एक तो थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी थी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। हमने किया था कि इनिशियली पहले 2 टीयर सिस्टम ही था इंडिया में, बट 1992 में 2 अमेंडमेंट किए गए थे, जिसके कारण इंडिया में 3rd टीयर सिस्टम जो है जोड़ा गया था। और उस 3rd टीयर सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण। देखो, एक तो होता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पावर सेंटर के पास होती है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जब पावर होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर्स का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। अभी डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? पावर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स थी, उनको किसे दे दिया गया? लोकल गवर्नमेंट तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अभी और इसी लोकल गवर्नमेंट को किसने रिकॉग्नाइज किया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का हम आगे करेंगे इसमें। तो ये था क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन के तहत क्या हुआ है? इंडिया में हमारे पास क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और 3rd टीयर हमारा हो गया लोकल गवर्नमेंट। अभी जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें भी हमारे पास 2 टाइप की गवर्नमेंट है। एक है हमारे पास रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है अर्बन, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट में हमारे पास है, रूरल में है हमारे पास पंचायती राज सिस्टम,
क्लियर। और अर्बन में है हमारे पास म्युनिसिपैलिटीज है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, या फिर नगर पंचायत भी बोल देते हैं हम इसे। अगर स्मॉल सिटीज है, छोटे छोटे शहर है, तो वहां पे है हमारे पास म्युनिसिपैलिटीज। अगर बिग सिटीज है तो वहां पे हमारे पास क्या है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। पंचायती राज सिस्टम भी हमारा 3 टियर सिस्टम है। इसमें हमारे पास है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होती है, ठीक है। और ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। फिर हमारे पास है ब्लॉक समिति या पंचायत समिति बोल दो इसे। ब्लॉक समिति हो गई हमारी ब्लॉक लेवल पे। फिर हमारे पास है जिला परिषद। जिला परिषद है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्लियर। जिला परिषद हमारा कौन से लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो ये हमारा क्या आ गया इसमें, ये हमारा हो गया पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। अभी ये देखो जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है, ये 1992 में जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, उसके तहत इसे पंचायती राज सिस्टम को क्या किया गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। किसके तहत, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। और हमारा जो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमारा अमेंडमेंट एक्ट था 74th। और ये दोनों ही अमेंडमेंट कब हुए थे, 1992 में हुए थे। तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया कब हुआ था, 1992 में हुआ था। इसके तहत जो है लोकल गवर्नमेंट को किसका हिस्सा बनाया गया था, मतलब लोकल गवर्नमेंट है 3 टियर सिस्टम है, इंडिया में जोड़ा गया था। देखो 3 टियर सिस्टम का जो इतिहास है वो काफी लंबा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो काफी बार इसका आ जाता है। जैसे 1957 में क्या था, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो सबसे पहले इन्होंने ही 3 टियर सिस्टम को जोड़ने की बात कही थी और इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक समिति होनी चाहिए और जिला परिषद होना चाहिए। अभी ये जो है 1992 में ये पॉसिबल हुआ है और 1992 में इसे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। और उस टाइम पे किसकी गवर्नमेंट थी, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। अभी ये देखो, ये जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा ग्राम स्वराज बोला जाता है, तो महात्मा गांधी ने भी इसे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। ग्राम स्वराज्य को उन्होंने कॉइन किया था ये फ्रेज। अभी देखो इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, देखो प्रॉब्लम एंड इश्यूज आर बेस्ट सॉल्व्ड। लोकल गवर्नमेंट की इसलिए जरूरत है क्योंकि जो वहां के एक एरिया में रहने वाले जो लोकल पीपल है उनकी प्रॉब्लम्स को वो ही समझते हैं, ठीक है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगी। लोकल गवर्नमेंट को पता है तुम्हारी प्रॉब्लम्स कैसी कौन सी है, तो वो अपने लेवल पे अपनी प्रॉब्लम्स का निपटारा बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बेटर नॉलेज, उनको अपने एरिया की सबसे ज्यादा नॉलेज होती है, बहुत अच्छी नॉलेज होती है। दैट्स वाई वहां उस एरिया को रूल करती है ना जब लोकल गवर्नमेंट, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट इसमें हमारा क्या आ जाता है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन आ जाता है, मतलब ये लोकतंत्र को बढ़ावा देती है और यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी भी लागू होता है। इसके बाद हम करेंगे स्टेप्स टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन।
डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए थे? डिसेंट्रलाइजेशन कब किया गया था? 1992 में किया गया था। अभी इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे? देखो, सबसे पहले क्या स्टेप लिया गया था कि जो रेगुलर इलेक्शन इनके होने चाहिए। मतलब लोकल लेवल पे पहले क्या था, इलेक्शंस नहीं होते थे। पंचायत जो है, सरपंच है, वो वैसे प्रॉपर विदाउट प्रॉपर इलेक्शन इन्हें इलेक्ट कर दिया जाता था। बट अभी क्या कर दिया गया है कि हर 5 साल में रेगुलर इलेक्शन होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन है वो हर 5 साल में ही कंडक्ट किए जाते हैं। तो सेम किसके ऊपर लागू हुआ है? लोकल गवर्नमेंट के ऊपर लागू की गई है ये बात। और ये कब की गई थी? 1992 में। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा क्या आ जाता है कि इसमें जो है सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। किन किन लोगों के लिए? जैसे एससीज है, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है उनके लिए यहाँ पे सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। इसके बाद क्या कहा गया कि इसमें 1/3 जो सीट्स है रिजर्व फॉर वीमेन। क्लियर? अभी तक देखो हमारा जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उसमें भी ये जो पॉलिसी है, ये जो लॉ है वो नहीं बनाया गया। ओनली ये लॉ कहाँ पे है? पंचायती राज सिस्टम में है। अगर आप अच्छे से देखोगे, अगर आप देखोगे कि हमारे लोकसभा में विमेन्स की कितनी सीट्स है, कितनी विमेन्स है, या राज्यसभा में कितनी विमेन है, तो आप पाओगे कि वहां पे उनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पे क्या किया गया है लोकल गवर्नमेंट में कि 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन। यहाँ पे विमेन को 1/3 सीट्स जो है वो दी जाएगी। और ये किस लिए किया गया है? इट इज डन फॉर विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पे इसे किया गया है। अभी इसके लिए नेक्स्ट जो स्टेप लिया गया था वो था स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन जो कमीशन है वो सेटअप किया गया है किसके लिए? कि रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए एट लोकल लेवल। तो लोकल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं वो कौन कंडक्ट करता है? हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करता है। इसके बाद क्या किया गया था? जो स्टेट की कुछ पावर्स है, स्टेट की जो पावर है वो दी गई थी किसको? लोकल गवर्नमेंट को। मतलब पावर के साथ साथ क्या दी गई थी? पावर एंड रेवेन्यू। ठीक है ना? कुछ रेवेन्यू जो है, कुछ पावर स्टेट्स की और स्टेट्स के पास से लेकर किसको दे दी? लोकल गवर्नमेंट को। रेवेन्यू इसलिए दिया गया है बिकॉज लोकल गवर्नमेंट को भी अपनी जो गवर्नमेंट है वेलफेयर वर्क करने के लिए किसकी जरूरत होती है? फंड्स की जरूरत होती है। तो वो फंड कौन प्रोवाइड करेगा? हमारी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। किसे? लोकल गवर्नमेंट को। तो ये हमारा क्या था? स्टेप्स टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। अगर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमने कर लिया है हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें कौन कौन सी पावर्स है वो किसे दे दी गई है? म्युनिसिपैलिटीज होती है, पंचायती राज सिस्टम होते हैं, और आपको पता होगा ये हमारा जो है 3 टियर सिस्टम को क्या बनाता है? बहुत ही ज्यादा सक्सेस बनाता है। अभी देखो जो म्युनिसिपैलिटीज होती है वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट को क्या करती है? रूल करती है। अभी इसमें क्या होता है कि अगर लोकल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो देखो, अगर हम पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत में क्या होते हैं? पंच होते हैं, सरपंच होता है, हेड हो गया सरपंच, कुछ मेंबर्स उसके पंच होते हैं। तो वो मिलकर क्या करते हैं? एक विलेज का जो प्रशासन है वो चलाते हैं। ग्राम सभा होती है,
तो ऑल द एडल्ट्स इन अ विलेज आर द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या करती है? ग्राम पंचायत जो है उसकी फंक्शनिंग को देखती है, ऑब्जर्व करती है कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग करती है या नहीं करती। अभी जितने भी सीट्स है रिप्रेजेंटेटिव है वो किससे चुने जाते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। अभी सरपंच के लिए क्या होता है? इलेक्शन किया जाता है। इसी तरह से जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भी जो चेयरपर्सन वगैरह होते हैं उनके इलेक्शन जो है वहां पे किए जाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है, हमारा लेसन भी यहीं पे खत्म हो रहा है। पंचायती राज सिस्टम है, इसके हम ये 6th क्लास में भी बहुत अच्छे से करके आ चुके हैं, हमारा 9th क्लास में भी आ जाता है। तो अभी आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इस जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है या स्टेप्स टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया में फेडरलाइजेशन जो है वो कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, हमारी जो है लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी क्या है, हमारी लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप क्या है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में एक साथ भी पूछे जाते हैं और ये अलग अलग से 3 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसे बहुत अच्छे से करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।